हेलो साथियों, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं गणेश स्वागत करता हूं आपके प्यारे परिवार, आपके भरोसेमंद परिवार सॉल्यूशन विद गणेश में। कैसे हैं साथी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो साथियों, कल की क्लास में हम लोगों ने संगम वंश और सालू वंश के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। उम्मीद करता हूं कि कल की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आप लोग अच्छे से उसकी तैयारी कर लिए होंगे। साथ ही आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे तुलु वंश के बारे में और उसके बाद बहमनी साम्राज्य के बारे में, यानी बहमनी कौन होते थे इसके बारे में भी जानेंगे और बहमनी साम्राज्य के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है साथी? तो आप लोगों को साथी मैं बता देना चाहता हूँ कि डेली शाम 7 बजे मेरी क्लास इसी चैनल पर यानी सॉल्यूशन विद गणेश पर डेली शाम 7 बजे आती है। जो साथी लेट से आएंगे कोई बात नहीं, लेकिन क्लास में आप लोग ज़रूर जुड़ा करा करिए और तैयारी को मजबूत किया करिए। क्लियर है साथी? तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। तो आज की आपकी क्लास शुरू होगी तुलु वंश, ठीक है, तुलु वंश से। तो इसके बारे में जानते हैं कि इसकी स्थापना हुई कैसे और किसने किया। क्लियर है साथी? तो सालू वंश के अंतिम शासक, कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था सालू वंश को अच्छे से। तो जो उसका अंतिम शासक था, यानी जो उसका अंतिम शासक था इमादी सालू, यह सालू वंश का अंतिम शासक था। यह इमादी सालू की हत्या वीर नरसिंह कर देता है, वीर नरसिंह कर देता है और करके तुलु वंश की स्थापना करता है। क्लियर है साथी? तुलु वंश की स्थापना करता है। इसके दरबार में, इसके यानी वीर नरसिंह के दरबार में एक विदेशी यात्री आता है। उसका नाम फ्रांसिसो डी अल्मीडा था। क्या था? फ्रांसिसो डी अल्मीडा था। वीर नरसिंह के समय बहमनी आक्रमण हुआ था। वीर नरसिंह के समय बहमनी आक्रमण हुआ। इन बहमनियों से लड़ने के लिए, जो बहमनी थे, इनसे लड़ने के लिए वीर नरसिंह क्या किया, अपने भाई कृष्णदेव राय को भेज दिया। अपने भाई कृष्णदेव राय को भेज देता है और यह जा कर के बहमनियों से लड़ जाता है तथा कृष्णदेव राय बहमनियों को हरा देता है। क्लियर है साथी? यह बहमनियों को हरा देता है। एक दिन क्या हुआ, एक दिन वीर नरसिंह के दिमाग में ख्याल आता है। क्या आता है? यही आता है कि कृष्णदेव राय जो है यह तो एक बहुत अधिक प्रभावी है, यानी यह अगर गद्दी पर बैठ गया तब तो मेरी गद्दी चली जाएगी। तो इसने दिमाग लगाया। इसके दिमाग में पहले तो ये डर था। क्या था? वीर नरसिंह को गद्दी छिन जाने का डर था। यह इसे सताने लगा, जिससे वह अपने सैनिकों को कृष्णदेव राय की हत्या करने के लिए भेज देता है। क्या करता है? जो वीर नरसिंह होता है यह अपने भाई कृष्णदेव राय को मरवाने के लिए अपने सैनिकों को भेज देता है। लेकिन यहाँ आप देखिए कि जब सैनिक जाते हैं कृष्णदेव राय की हत्या करने के लिए, लेकिन उनका ज़मीर उसे गवाही नहीं देता कि इनकी हत्या कर दी जाए। तो ये लोग क्या करते हैं? हत्या नहीं करते हैं, बल्कि कृष्णदेव राय जो थे उन्होंने बोला कि भाई तुम मुझे छोड़ दो, मेरी हत्या मत करो, मैं यहीं पहाड़ों पर अपना निवास गुजारा कर लूँगा। तो वो सैनिक बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं रह लो आप। तो वो हत्या नहीं करते हैं, बल्कि कृष्णदेव राय जो थे वह खुद पहाड़ों में जाकर रहने लगते हैं। वह पहाड़ों पर जाके रहने लगते हैं। इसके बाद एक दिन पुनः बहमनी आक्रमण हो जाता है। जब कृष्णदेव राय पहाड़ों पर जाकर रहने लगते हैं तो पुनः बहमनी आक्रमण होता है
जब आक्रमण हो जाता है तो आक्रमण होने से वीर नरसिंह जो थे वह बहुत चिंतित होते हैं। क्यों होते हैं? कि अभी तो मेरा भाई होता तो वो इन बहमनियों को भगा देता, लेकिन अब पड़े ये अकेले, लेकिन करें तो करें क्या। फिर इनके सैनिकों ने इन्हें याद दिलाया कि राजा जी को ये याद दिलाते हैं, बताते हैं कि अभी कृष्णदेव राय जो हैं अभी जीवित हैं, वह पहाड़ों पर अपना गुजारा कर रहे हैं। तो वीर नरसिंह सैनिकों को भेजता है। इसी दौरान वीर नरसिंह के सैनिक जो है वह जाकर कृष्णदेव राय को वापस लाते हैं। कृष्णदेव राय को वापस लाते हैं और कृष्णदेव राय जब वापस आते हैं तो यह पुनः बहमनियों को हरा देते हैं। यह फिर से बहमनियों को हरा देते हैं। इसके पश्चात तुलु वंश का अगला शासक कृष्णदेव राय को बनाया जाता है। तुलु वंश के अगले शासक कौन बनते हैं? वो बनते हैं कृष्णदेव राय। क्लियर है साथी? उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। यदि क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लाइक का बटन दबाना ना भूलें साथियों, क्योंकि आप यदि लाइक करेंगे तो हमारे दिल को आनंद मिलेगा और हम भी सोचेंगे हाँ आपकी तैयारी अच्छे से हो रही है। क्लियर है साथी? और जो भी साथी अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं उनसे मैं एक बार अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो सॉल्यूशन विद गणेश से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तैयारी आपकी मजबूत ढंग से होती रहे। क्लियर साथी? आगे बढ़ते हैं। अब अगला शासक कौन आता है? कृष्णदेव राय, यानी कि जो गद्दी पर बैठता है वीर नरसिंह के बाद। क्लियर है साथी? तो कृष्णदेव राय जो था यह विजयनगर साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ शासक हुआ। यह विजयनगर साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ शासक हुआ और इसका शासनकाल जो था वह 1509 से 1530 ईस्वी तक रहा। क्लियर है साथी? ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसकी उपाधि भी याद कर लीजिए आप। इसकी उपाधि क्या थी? तो इसकी उपाधि जो थी वह अभिनव भोज, आंध्र पितामह, आंध्र भोज तथा यवनराज स्थापनाचार्य। यवनराज स्थापनाचार्य, ये 4 इनकी उपाधियां थी जिनको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। क्लियर है? इनके दरबार में 2 पुर्तगाली यात्री आए थे। इनके दरबार में 2 पुर्तगाली यात्री आए थे। कौन कौन आए थे तो उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो जो पुर्तगाली यात्री आए थे उसमें पहला था डोमियोग पायस तथा दूसरा बारबोसा, यानी डोमियोग पायस तथा बारबोसा इनके दरबार में आते हैं। क्लियर है साथी? इनके दरबार में एक कवि रहते थे जिनका नाम तेनाली राम था। इनके दरबार में एक तेनाली राम नामक कवि रहते थे। तेनाली राम की पुस्तक जो थी वो थी पांडुरंग महात्म्य। तेनाली राम की पुस्तक थी पांडुरंग महात्म्य। क्लियर है साथी? कृष्णदेव राय की आत्मकथा थी। इनकी आत्मकथा 2 थी। कौन कौन सी? एक अमुक्त माल्याद तथा दूसरा जामवती। क्लियर है साथी? जिनमें अमुक्त माल्याद जो था यह तेलुगु भाषा में तथा जामवती जो थी वह संस्कृत भाषा में लिखी गई। क्लियर है साथी? इसकी भाषा आप ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि कृष्णदेव राय की जो आत्मकथा थी अमुक्त माल्याद उसकी भाषा क्या थी, तो आप कहेंगे उसकी भाषा तेलुगु थी। क्लियर है साथी? कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। अब अष्टदिग्गज कौन होते थे इसके बारे में आप लोगों को हम बता देते हैं। अष्टदिग्गज यानी 8 तेलुगु भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि इसमें शामिल होते थे। किसमें? अष्टदिग्गज में। इसे क्लासिक युग भी कहा जाता था। ये बात भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे क्लासिक युग भी कहा जाता था।
कृष्णदेव राय ने 2 मंदिरों का निर्माण कराया। कौन कौन से? तो पहला था आपका हजारा मंदिर और दूसरा विट्ठल स्वामी मंदिर। ये दोनों नाम आपको एकदम रट जाने चाहिए, एकदम याद हो जाने चाहिए, एकदम आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। क्लियर है साथी? नोट पढ़ लेते हैं। बाबर की आत्मकथा यानी बाबर नामा में कृष्णदेव राय को दक्षिण भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक बताया गया। दक्षिण भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक बताया गया। क्लियर है साथी? आगे बढ़ते हैं। अब अगला शासक आता है अच्युतदेव राय। अच्युतदेव राय, इनकी उपाधि क्या थी? तो इनकी उपाधि जो थी महामंडलेश्वर थी। इनकी उपाधि जो थी महामंडलेश्वर थी। इनके दरबार में नूनी जाया था। इनके दरबार में नूनी जाया था। यह कहाँ का था? तो यह पुर्तगाल का निवासी था। क्लियर है साथी? नूनी जो आया था यह कहाँ का निवासी था? तो यह पुर्तगाल का निवासी था। इनके समय में बहमनी आक्रमण जो हुआ वह 4 जगहों पर हुआ। कौन कौन से जगह थे? पहला अहमदनगर, दूसरा बीजापुर, तीसरा गोलकुंडा एवं चौथा बीदर। क्लियर है साथी? यह 4 जगह थे जहाँ पर बहमनी आक्रमण हुआ। इन चारों जगहों में अच्युतदेव राय तथा बहमनियों के बीच युद्ध हुआ था। क्लियर है साथी? इस युद्ध को, जो युद्ध हुआ बहमनियों तथा किनके बीच? किनके बीच साथी? बहमनियों तथा अच्युतदेव के बीच जो युद्ध हुआ उसे तालीकोटा का युद्ध कहा गया, या इसे बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहा गया। एक नाम और इसका है, क्या? तो राक्षस तागड़ी। राक्षस तागड़ी भी इसी युद्ध को कहा गया। क्लियर साथी? यह युद्ध हुआ कब था? तो यह युद्ध हुआ था आपका 1565 ईस्वी में। यह युद्ध 1565 ईस्वी में लड़ा गया। क्लियर है साथी? इसमें विजयनगर साम्राज्य को हार का सामना करना पड़ा। इसमें विजयनगर साम्राज्य को हार का सामना करना पड़ा। क्लियर है साथी? तो विजयनगर साम्राज्य आज यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम लोग बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है साथी? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना जो था वह 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने किया था। 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने किया था। इसकी राजधानी गुलबर्गा महाराष्ट्र थी। इसकी राजधानी गुलबर्गा महाराष्ट्र थी। इस साम्राज्य की भाषा क्या थी? तो इस साम्राज्य की यानी बहमनी साम्राज्य की जो भाषा थी वह मराठी थी। क्या थी? मराठी थी। क्लियर है साथी? बहमनी साम्राज्य के जो दूसरे शासक होते हैं मोहम्मद शाह होते हैं। इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना ध्यान रखिएगा, यह प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण करवाते हैं तथा यह उसमें युद्ध में बारूद का प्रयोग करते थे। क्लियर है साथी? जो मोहम्मद शाह था यह युद्ध में क्या प्रयोग करता था? तो यह बारूद का प्रयोग करता था। क्लियर है साथी? अब अगला शासक आता है आपका ताजुद्दीन फिरोज। यह विजयनगर के राजा देवराय प्रथम को पराजित करता है तथा उसकी पुत्री से विवाह कर लेता है। कौन? ताजुद्दीन फिरोज। विजयनगर के राजा को यह पराजित कर देता है तथा उसकी पुत्री से विवाह कर लेता है। इसे कई भाषाओं का ज्ञान था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे कई भाषाओं का ज्ञान था। ताजुद्दीन फिरोज जो था यह बहुत अच्छा लिखता था, यानी इसकी राइटिंग जो थी बहुत काबिले तारीफ थी, इसलिए इसको सुलेखक की उपाधि मिली थी। यह अच्छा लिखता था इसलिए इसे सुलेखक की उपाधि मिली। इसने फिरोजाबाद नगर की स्थापना की है। आपसे एग्जाम में पूछ लेगा
फिरोजाबाद नगर की स्थापना किसने किया? तो आप कहेंगे ताजुद्दीन फिरोज। ताजुद्दीन फिरोज कौन था? यह बहमनी साम्राज्य का तीसरा शासक था। क्लियर है साथी? और यह फिरोजाबाद जो स्थापित किया इसने, यह कहाँ किया? तो भीमा नदी के तट पर। क्लियर है साथी? यह दौलताबाद के निकट वेधशाला बनवाया था। दौलताबाद के निकट वेधशाला बनवाया था। क्लियर है साथी? अब हम लोग जो है शिहाबुद्दीन अहमद शाह के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहमनी साम्राज्य का चौथा शासक होता है। क्लियर है साथी? तो इसके बारे में, इसने बहमनी साम्राज्य की राजधानी को परिवर्तित कर दिया। इसने बहमनी साम्राज्य की राजधानी को परिवर्तित कर देता है। और कहाँ कर देता है? तो गुलबर्गा से बीदर कर देता है। गुलबर्गा से बीदर परिवर्तित कर देता है। इसकी उपाधि जो थी, इसकी उपाधि थी गरीबों का मसीहा एवं अबला बाबा। गरीबों का मसीहा एवं अबला बाबा। क्लियर है साथी? अब अगला शासक आता है मोहम्मद शाह तृतीय। मोहम्मद शाह तृतीय जो था, यह बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक था। यह बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक था। इसने अपना प्रधानमंत्री महमूद गावा को नियुक्त करता है। यह मोहम्मद शाह तृतीय जो था, अपना प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया? महमूद गावा को नियुक्त किया। महमूद गावा यानी जो मोहम्मद शाह तृतीय का प्रधानमंत्री था, वह मदरसा बनवाया। कहाँ बनवाया? तो बीदर में। कहाँ बनवाया? बीदर में मदरसा बनवाया। और यह मदरसा जो था 3 मंजिला था। यह मदरसा जो था 3 मंजिला था। क्लियर है साथी? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रही होगी बातें। आप लोग तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। क्लियर है साथी? आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद शाह तृतीय अपने प्रधानमंत्री महमूद गावा को फांसी दे देता है। मोहम्मद शाह तृतीय अपने प्रधानमंत्री जिसको नियुक्त किया था, किसे नियुक्त किया था? वो महमूद गावा को नियुक्त किया था, उसे फांसी दे देता है। और मोहम्मद गावा को जब फांसी दे देता है, उसके पश्चात ही मोहम्मद शाह तृतीय की भी मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। उसके बाद बहमनी साम्राज्य में कोई अन्य प्रधानमंत्री सक्षम नहीं हुआ यानी काबिल नहीं हुआ, योग्य नहीं हुआ। इसलिए इसके कारण बहमनी साम्राज्य का पतन हो जाता है। बहमनी साम्राज्य का पतन हो जाता है। और पतन होने के बाद बहमनी साम्राज्य जो था, वह 5 राज्यों में बट जाता है। वह 5 राज्यों में बट जाता है। क्लियर है साथी? तो कौन कौन से राज्य हैं आपको हम बता देते हैं। वह 5 राज्य हैं जो बहमनी साम्राज्य के थे। पहला बीजापुर, दूसरा गोलकुंडा, तीसरा बीदर, चौथा बरार, 5वां अहमदनगर। ये 5 राज्य थे जो कि बहमनी साम्राज्य जिसमें बट गया था। क्लियर है साथी? इसके शासक भी आप याद कर लीजिएगा। क्लियर है? जैसे बीजापुर के शासक कौन थे? तो यूसुफ आदिल शाह थे। और गोलकुंडा के कुली कुतुब शाह, बीदर के आमिर अली बरीद थे, और बरार के फतेह उल्ला इमाद शाह थे, तथा पांचवा राज्य जो आपका अहमदनगर था, उसका शासक जो था मलिक अहमद था। क्लियर है साथी? कौन था? मलिक अहमद था। तो साथी उम्मीद करता हूँ आज की कक्षा आप लोगों की अच्छी लग रही होगी। आप लोग अच्छे से पढ़ाई किए होंगे, आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे होंगे। तो साथी आप लोग यूं ही तैयारी करते रहिए। जो भी साथी अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, मैं आपको एक बार फिर से कह देना चाहता हूं, सॉल्यूशन विद गणेश से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारा जब भी क्लास आए आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप लोग अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे ढंग से कर पाएँ। क्लियर है साथी? तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोग अपनी तैयारी जम के कर रहे होंगे। तो साथी मिलेंगे कल शाम 7 बजे, ठीक है? तो आज के लिए
धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।